हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। अब मैं आज बात करने जा रही हूँ कि आरआरबी पीओ जो मेंस एग्ज़ाम है उसे कैसे आप जो एग्ज़ाम लेवल प्रेशर है कैसे हैंडल करना चाहिए, और मेंस एग्ज़ाम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में बताने जा रही हूँ। सब्जेक्ट वाइज बताऊँगी, सेक्शन वाइज बताऊँगी कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस बार सेक्शनल टाइमिंग है आपका स्टेट। अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मैं अपने प्रीवियस ईयर्स के एक्सपीरियंस से, जैसे मैंने सभी मेंस पिछले साल तो इंटरव्यू भी दिए हैं, सभी मेंस भी दिए थे, तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे इस साल। अब मेरा तो प्री भी नहीं निकले, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि मेरा प्री जो है वो क्लियर नहीं हुआ था। तो फिर भी मैं आप सभी को गाइड करूँगी कि मेंस जो आरआरबी पीओ मेंस है उसे कैसे टैकल करना है और किस तरह से आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सेक्शन वाइज आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम को। तो अभी तो ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है। पहले तो ये होता था कि आपकी मर्ज़ी होती थी कि आपको पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, लेकिन अब आईपीएस की मर्ज़ी है कि वो कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करने के लिए देगा। तो इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि सबसे पहले मेरे हिसाब से या तो जीए या फिर कंप्यूटर ही पहले आएगा, मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है। लेकिन आप कोई भी सेक्शन आए, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर तैयारी की है तो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत किस्मत भी उस टाइम पे साथ देनी चाहिए कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, पर आप अपना बिल्कुल टेंशन फ्री हो के ही एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो इतना हवा नहीं बनाना होता है कि एग्ज़ाम टफ है कि ईजी कैसे क्या होता है। मैं आप सभी को बता दूं कि जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें आपको टफेस्ट पार्ट ही देखने को मिलता है। जो अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट होते हैं उनमें आपको एग्ज़ाम के लेवल से टफेस्ट पार्ट ही देखने को मिलेगा। तो आप टफेस्ट की तैयारी ही करके जाओगे अगर आप अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट दे रहे हो। वो बहुत टफ होते हैं, उसके कंपैरिजन में जो एग्ज़ाम होता है, जो असली एग्ज़ाम होता है, वो उसके कंपैरिजन में ईजी ही आता है। डुएबल क्वेश्चंस भी होते हैं उनमें। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी में बताऊंगी कंप्यूटर को आपको कैसे हैंडल करना है। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो ना तो इतने टफ आते हैं, ना तो बिल्कुल ही इजी कि हलवा टाइप, बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस भी आते हैं तो हाँ, दिमाग लगाने की उसमें ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंस इस बार बरतना होगा, क्योंकि हर बार होता था कि हमें स्पीड होती थी कि हम कितनी जल्दी जो क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट करके हम जिस सेक्शन में हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे वहाँ शिफ्ट कर जाएं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको जो 15 मिनट मिलेंगे वो 15 मिनट रहेंगे ही रहेंगे। तो पेशेंस लेवल का मतलब ये कि आप गलती से भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे मत अटेम्प्ट करिएगा। इससे एक्यूरेसी में आपके कम होगी, एक्यूरेसी कम होगी, जिससे आपके नंबर भी कमेंगे। तो आपको बिल्कुल, अगर आप 5 मिनट में, 6 मिनट में, 7 मिनट में जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, 10 मिनट में जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, सिर्फ उनको ही अटेम्प्ट करके आपको बिल्कुल जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उन्हीं को ही बार बार देखना है। उन्हीं को देखना है कि हाँ, मैंने जो मेरे दिमाग में था मैंने सही टिक किया, गलत तो टिक नहीं कर दिया है। बाकी और जो क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा मार के नहीं टिक करना है। यही सबसे बड़ी आपका इस बार परीक्षा होगी। जो बोलते हैं ना, यही होता है कि अगर आपने देखते गए, बार बार टाइम बचा है, आपने इसे भी टिक लगा दी कि इसे भी कर देता हूँ, उसे भी कर देती हूँ, ऐसे में ही एग्ज़ाम ख़राब होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद मैं बता दूँ कि आगे कंप्यूटर का जल्दी से करना है, जितने भी आते हैं जल्दी टिक करिए। टाइम बचता है तो कोई बात नहीं, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए और दिमाग से सोचिए। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जीए की, कि जीए को कैसे अटेम्प्ट करना होगा। तो जीए का और कंप्यूटर का दोनों का सेम ही फंडा है कि आपको टिक कर, जो भी आता है टिक करिए, और जो नहीं आता है उसे छोड़कर आप आराम, जितना टाइम है उसे अपने माइंड को रिलैक्स फील कराइए कि आगे जो है, आगे और हमें अपने दिमाग की ज़रूरत है, अपने माइंड को लगाने की ज़रूरत है। तो माइंड को बिल्कुल शांत करते हुए आगे का सोचिए कि नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा आपका, भले ही आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 11, 12, 20 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, सही टिक करिए। और ये बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइएगा कि अरे मैंने तो 10 क्वेश्चन किए, 11 क्वेश्चन किए। किसी भी सेक्शन में जो रूल है वो
यही है कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको डिमोटिवेट फील नहीं करना है, जो भी आता है करिए, बस दिमाग में ये रखना है कि अगर मेरे लिए टफ़ है तो सबके लिए टफ़ है। उसके बाद जीए के जितने भी जीए में अनप्रिडिक्टेड होता है, क्योंकि पिछली बार फंडा जो चेंज कर दिया था कि ऑप्शंस का खेल लिया गया था आईपीएस ने कि जो ऑप्शंस हैं उन्हीं में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस डाल दिए थे, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी था, कुछ लोग अगर किसी ने डिटेल में पढ़ा था तो वो ऑप्शंस के ज़रिए ही टिक लगा सकते थे और बहुत ही उनके लिए आसान था। और कुछ जिन्होंने डिटेल में नहीं जीए पढ़ी थी तो वो भी आराम से 8-10 क्वेश्चन कर सकते थे। ऐसे एग्ज़ाम आया था लास्ट टाइम भी। तो आपको अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो 8-10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो 20-25 तक क्वेश्चन आप आराम से जीए में कर सकते हैं अपने पढ़े के अनुसार। अब आगे मैं बात करूँगी रीजनिंग की। तो रीजनिंग का मैं बता दूं कि रीजनिंग ही सबसे ज़्यादा डुएबल होती है आरआरबी मेंस एग्ज़ाम में। रीजनिंग अगर आप चाहें तो 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग भी अच्छे से आती है तो। लेकिन अगर क्रिटिकल रीजनिंग के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस हैं तो वो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग ऐसी आती है, बस आप अगर किसी की रीजनिंग अच्छी है तो वो 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट बहुत आसानी से कर सकता है। हाँ, इसमें अब टाइम का हो गया है कि पहले जो कंप्यूटर का और जीए का टाइम बचता था वो सभी लोग रीजनिंग में लगा दिया करते थे, लेकिन अब सेक्शनल टाइमिंग हो गई है, उसमें 30 मिनट आपको मिलेंगे। 30 मिनट में भी आप 32 से 33 क्वेश्चन 40 में से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती है। रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लेवल मान लो आईपीएस पीओ प्री का या फिर एसबीआई पीओ प्री का, यही लेवल रहता है रीजनिंग का आईपीएस आरआरबी पीओ मेंस में। तो आपको इतना ज़्यादा रीजनिंग में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप आसानी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मेंस में जो मॉक टेस्ट है उनमें मॉक टेस्ट डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि वो आपको वर्स्ट अगर एग्ज़ाम आ गया वर्स्ट केस के लिए तैयार करते हैं तो, लेकिन उससे कंपैरिजन किया जाए तो एग्ज़ाम जो होता है वो इजी ही आता है। अब क्वांट की बारी। तो क्वांट में मैं आपको बता दूं कि क्वांट में भी मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब स्पीड मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, पर वो ऐसे आ गए कि जैसे नंबर सीरीज है तो सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 करके आ गया, फिर उसमें एक मिसिंग है, दूसरे उसे पी मान लिया, सेकंड मिसिंग है उसे एन मान लिया, फिर ऐसे वाले क्वेश्चंस कुछ आते हैं। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चंस कभी ना कभी आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आ जाते हैं। उनमें बस थोड़ा सा आप टाइम इन्वेस्ट करके दिमाग लगाएंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हो बिल्कुल डूएबल होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। और 1 से 2 डीआई ऐसी होती है जो देखने में तो डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन उन्हें आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो क्वांट भी डूएबल होती है, बस इसमें इतना है कि आपको क्वेश्चन चूज़ करना क्वांट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को कि कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, उसके बाद उनको अटेम्प्ट करिए। अगर कोई क्वेश्चन में आप स्टक कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल स्किप करके अगले क्वेश्चन पे लग जाइए। उस पे टाइम अगर 3 से 4 मिनट वेस्ट किए उसमें आप शायद है कि अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी अपनानी है और उसके साथ साथ में ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उनको पहले अटेम्प्ट करिए। डीमोटिवेट नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है कि जो आप घर से तैयारी करके जाते हो, जिन क्वेश्चंस को आप छोड़ देते हो, वो क्वेश्चंस कभी कभी रियल एग्ज़ाम में ईजी पूछ लेता है, तो वो आप अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके नंबर आसानी से बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कभी कभी तो आपका जो घर से तैयारी करके जाते हैं वो तो होती ही होती है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम की भी एक तैयारी होती है कि कभी कभी वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये आपको दिमाग में आपको ये प्रैक्टिस इतनी मॉक टेस्ट से आप कर लीजिए कि आपका दिमाग काम करने लगे कि कौन से क्वेश्चंस हम कर सकते हैं आसानी से, कौन से क्वेश्चन हमको छोड़ने हैं, ये हमारे लायक नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा तो ये क्वेश्चन चूज़ करना क्वांट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वांट ऐसी होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि 30 मिनट कब निकल गए अगर आपने क्वेश्चन, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसके बाद जो टाइम बचेगा तो उसमें आप डीआई वगैरह सोल्व कर सकते हैं। बस आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपका क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए अब आप 15 दिन रह गए तो कुछ नया मत करिए कि आप नया कुछ सीखने लगे। बस जो चीज़ है उसको ही पॉलिश करिए, उसको ही जो चीज़ आती है। डीआई के अलग अलग तरह की डीआई
सोल्व करिए और मिसलेनियस क्वेश्चन सोल्व करिए। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, स्पीड मैथ अच्छी होनी चाहिए। ये आपको दिमाग में ध्यान रखना है और अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अब बात करूँ इंग्लिश या फिर हिंदी की, जिनको हिंदी है वो अपना हिंदी करेंगे, जिनका इंग्लिश है। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी चीज़, कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स तैयारी हिंदी की करके जाते हैं, फिर इंग्लिश की करके जाते हैं, लेकिन वो हिंदी अटेम्प्ट कराते हैं हिंदी का। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले से ही आप चूज़ करके रखिए कि आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी है कि इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है। अगर इंग्लिश वाले हैं तो वो कभी भी ये ना सोचे कि हिंदी अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है एग्ज़ाम के टाइम पे आपका डिसीजन लेना। ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो न्यू है उनको तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। पहले से ही दिमाग में अपने बिठा लीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन हिंदी का या फिर इंग्लिश का कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। और किसी के भी ऐसे कि कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश का तैयारी करके जाते हैं और एग्ज़ाम के टाइम में हिंदी, और फिर इसीलिए उनका सेक्शनल रह जाता है। बाकी सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं और एक इंग्लिश या फिर हिंदी में कम आते हैं, और ऐसे में सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जिस चीज़ की तैयारी करके जा रहे हैं उसी को ही अटेम्प्ट करना है। भले ही आप 10 अटेम्प्ट करिए, 15, 20, जितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं अटेम्प्ट करिए, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे 2 आरसी आई, उसमें से एक डिफ़िकल्ट पूछ ली, एक ईजी पूछ ली। डिफ़िकल्ट का मतलब लेंथी पूछ लिए कीजिए। और पिछली बार तो एक केस 1 केस 2 करके कुछ ऐसे करके क्वेश्चन, नया पैटर्न इंग्लिश में चेंज किया गया था, कुछ ऐसे करके क्वेश्चंस आए थे। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जो इंग्लिश का पैटर्न है वो नए नए क्वेश्चंस ऐड होते हैं, लेकिन उनसे नहीं घबराना है आप, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपसे बने पहले उनको अटेम्प्ट करना है, फिर बाकी क्वेश्चन आरसी लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। ये आप सभी से मैं बोल रही हूँ कि आरसी को पहले अटेम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि आरसी बहुत टाइम पहले अटेम्प्ट करने पर ले लेती है, जिससे आपके बाकी सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे। पहले मिसलेनियस करिए, उसके बाद आरसी को अटेम्प्ट करिएगा। और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको तो रिस्क, इसमें एक्यूरेसी मैटर करती है। एक्यूरेसी जितनी अच्छी मेंटेन करके रखेंगे उतनी अच्छे आपके नंबर आएंगे। और ये बिल्कुल भी नहीं ये सोचिए, ये टारगेट लेके जाइएगा कि 15 से 20 नंबर आपके मेंस में कट ऑफ से ज़्यादा ही आए। एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से होता है, कभी अगर टफ़ आ गया तो कट ऑफ कम जाएगी, इजी आ गया तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अगर इजी आ गया तो आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट आपके ज़्यादा होने चाहिए। अगर टफ़ आ गया तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कम भी, उससे भी मैटर नहीं करता है वो। फिर भी आप एवरेज जो अटैम्प्ट हैं वो आपके मार्क्स में बता रही हूँ, एवरेज आपके अगर टफ़ आ गया फिर भी 90+ होने चाहिए, तभी आपकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ क्लियर होगी। और अगर ईजी आ गया, ईजी बोलती हूँ तो ईजी आ गया तो फिर भी आपके 110+ मार्क्स आने चाहिए, तभी आपकी फाइनल कट ऑफ क्लियर होगी। इंटरव्यू आप बिल्कुल इंटरव्यू के सहारे मत रहिएगा। इंटरव्यू में कुछ भी प्रिडिक्टेड नहीं होता है कि आपको 50 नंबर देंगे कि 51, 52, 55 कितने नंबर दे देंगे वो क्योंकि भले ही आपका इंटरव्यू अच्छा भी गया हो, लेकिन हाँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि इंटरव्यू में आपके कितने नंबर आपको मिलेंगे कोई क्योंकि वो क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, वो पर्सनैलिटी देखते हैं और कैसे आप बात करने का तरीका देखते हैं, चीज़ों को डील करने का तरीका इंटरव्यू में देखो। तो इंटरव्यू की बात तो बाद में होगी, मैं इंटरव्यू आगे जो मेंस क्लियर होंगे तो उनका मैं इंटरव्यू का भी बताऊंगी कि कैसे क्या होता है। अभी फ़िलहाल मेंस में फोकस करिए और 15 दिन रह गए हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए कि कैसे क्या करना है। हो गया, भले ही मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे आगे भी मेंस हैं, आप सभी को मैं सजेस्ट कर ही सकती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ अगर कोई बोल रहा है कि आप यूट्यूब में वीडियो मत बनाइए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, तो यूट्यूब में वीडियो 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और एडवाइस भी अच्छी ही है, कोई गलत चीज़ नहीं बोली है कि हाँ पढ़ाई यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, सही बोल रहे हैं आप। लेकिन अगर मेरे अंदर क्या फीलिंग थी, क्या रिज़ल्ट का फील किया मैंने, या फिर क्या अगर मेरी फीलिंग से कोई और मोटिवेट हो जाए कि कैसे क्या हाँ हमें अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, भले ही रिज़ल्ट एक अच्छा नहीं आया, बाकी के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, तो उसमें क्या गलती है, क्या क्या गलत बात है। और रही बात वीडियोस वगैरह की, तो मैं ऐसे ही वीडियोस 10 से 15 मिनट का टाइम जब भी मुझे मिलेगा, एक दिन में 2 दिन में
3 दिन 4 दिन में मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो, मेरे रिज़ल्ट्स हों, चाहे मेरे अच्छे रिज़ल्ट आएँ, चाहे बुरे रिज़ल्ट आएँ, चाहे मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँ कि कैसे प्रिपेयर करना है, आगे इंटरव्यू भी आएगा उसके बारे में बताऊँ, तो वो मैं बनाती रहूँगी। उससे 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करने में यूट्यूब में मेरे 24 घंटे का टाइम है, तो मुझे पढ़ना चाहिए तो उन 24 घंटे में 12 से 13 घंटे पढ़ना चाहिए। 12 से 13 घंटा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करूँ, तो मैं पढ़ाकू कीड़ा तो हूँ नहीं कि मैं 24 के 24 घंटा पढ़ाई में ही लगी रहूँगी। मैं कुछ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हैं, जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरी जो हॉबीज़ हैं उनमें भी मुझे ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे में मैं पढ़ाकू कीड़ा बन के भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगी। मेरा जो मेंटली जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सही रहना चाहिए कि हाँ, मैं अपना जो प्रिपेयर करूँ तो 100% करूँ, अच्छे से प्रिपेयर करूँ कि उसमें कोई भी कमी ना हो, और जो भी मेरी पिछली गलतियाँ उनसे मैं सीख के प्रिपरेशन करूँ। बाकी 10 से 12 घंटे के बाद जो मेरा 10 से 12 घंटे का टाइम है उसमें मैं किस तरह उसे उस टाइम को स्पेंड करना है वो मेरी मर्ज़ी है। सो थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल।